नमस्कार, मेरा नाम है अनुदैया और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सीएस दीदी पर। हमने ईएमआरएस, केवी और एनवीएस के बच्चों के लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। और आज उस सीरीज की सेकंड क्लास है जिसका टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। आज से हम पाइथन की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा कि पाइथन कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा परसेंटेज जो है वो सिलेबस का वो पाइथन होल्ड करती है। तो देख लेते हैं पाइथन को बनाया किसने था। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ फेमस प्रोग्रामर वैन रॉसम इन February 1991। अब पाइथन जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है इस टाइम पे। इवन ऐसे बोलते हैं कि C++, जावा इन सबको ओवर पावर कर दिया है पाइथन ने। तो कुछ फीचर्स हैं ऐसे पाइथन के जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी फेमस हुई है। फर्स्ट, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम कंप्यूटर के हैं हमें पता है कि कंप्यूटर को दो ही वर्ड समझ आते हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, उसकी लैंग्वेज है अपनी मशीन लैंग्वेज और उसको वही समझ आती है। लेकिन हमारे लिए उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था। प्रोग्राम्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगे थे। तो हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज बनाई जो कि हमारी अपनी लैंग्वेज से, इंग्लिश से थोड़ा रिजेंबल करती है। इसकी वजह से उसमें प्रोग्राम लिखना थोड़ा ईजी हो जाता है। ऐसे ही पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये फ्री है, इसके लिए इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है ऑनलाइन। इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज या इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड में क्या है, जो आपका कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन चेक होता है। ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू राइट भी है। यहाँ पे राइट भी लिख देना, इसमें प्रोग्रामिंग लिखना आसान है। जैसे C++ की तरह नहीं है कि सेमीकोलन लगाओ हर लाइन के पीछे। और ज़्यादातर जब शुरू में प्रोग्रामिंग करते तो यही दिक्कत आती थी कि सेमीकोलन लगाना भूल गए, कहीं ब्रैकेट की शुरुआत कर दी है लेकिन एंड करना भूल गए हैं। तो ये सब चीज़ें पाइथन में नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। इट इज़ केस सेंसिटिव, मतलब ये अगर कोई सी वेरिएबल का नाम है पाइथन में और एक ये है, इन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। केस सेंसिटिव है, बड़ा एन छोटा एन अलग अलग होगा। ठीक है। इट इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस पे ये लैंग्वेज चलाई जा रही है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट एंड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। बहुत एप्लीकेशन है पाइथन की, मशीन लर्निंग में भी यूज होता है, वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। पाइथन यूज इंडेंटेशन नॉट ब्रैकेट्स। अब किसी ने सी में प्रोग्रामिंग की है, C++ में, उन्हें पता होगा कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई भी फंक्शंस लिखते थे तो हम उसमें ब्रैकेट्स यूज करते थे उन लैंग्वेज में। अब इसमें क्या है, पाइथन में आप जब भी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखोगे या कुछ भी लिखोगे, उस पर जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे अपने आप जो है वो इंडेंट मिलेगा आपको। यहाँ पे 4 स्पेसेस छूट जाएंगे, आपका कर्सर यहाँ वेट कर रहा होगा। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली ही वो इंडेंट कर देता है। हमें ब्लॉक्स की शुरुआत और एंडिंग करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट्स के साथ। इंडेंटेशन पे काम करते हैं यहाँ पे इंडेंटेशन 4 स्पेसेस की होती है। ठीक है। अब इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वेबसाइट है www.python.org। इस पर जाओ, इंस्टॉल कर लो। ये मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जिससे आप इंस्टॉल करना सीख सकते हैं, तो वो देख लेना। पाइथन पे काम करने के 2 मोड्स हैं, एक स्क्रिप्ट मोड और एक इंटरेक्टिव मोड, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब पाइथन में काम करने के 2 तरीके हैं, एक है इंटरेक्टिव मोड और एक है स्क्रिप्ट मोड। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटरेक्शन में आप क्या करते हो, आप कुछ बोलते हो, इंटरेक्शन करते हो, सामने से कुछ रिप्लाई आता है तभी की तभी, है ना, इसी को बोलते हो ना इंटरेक्शन। अब देखो, कोशिश करनी है कि ज़्यादातर चीज़ों को आप रिलेट कर पाओ अपनी लाइफ से, क्योंकि इतनी डेफिनेशंस, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, सारी डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड याद रखनी बहुत मुश्किल है। तो समझो, उसे रिलेट करो, तब आप ज़्यादा दिनों तक उसको याद रख पाओगे। ठीक है। तो क्या है, इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, इन दिस मोड यू टाइप द कमांड। आपने कमांड टाइप की, 1 एट अ टाइम, एक बार में एक ही कमांड एग्जीक्यूट होगी और आप उस जो कमांड आपने लिखी है उसका देन एंड देयर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे इंटरेक्शन में होता है तभी की तभी हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो देन एंड देयर आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ देख लो, ये एक पाइथन शेल है। ठीक है, जहाँ आप कमांड्स लिखोगे, जहाँ आप अपनी जो भी चीज़ें, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो लिखोगे। इसको स्टार्ट करने का तरीका देख लो, एक बार मैंने लिख दिया है कि जो स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर पे, वहाँ जाओ, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, जो भी आपका पाइथन का वर्जन है वो ऑप्शन में मिल जाएगा, उसको पे क्लिक करो। फिर पाइथन का GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खोल लो, जो कि ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक ही दिखेगा। यहाँ पे ना आपका कर्सर वेट कर रहा होगा, जैसे ही आप ये पाइथन शेल खोलोगे यहाँ पे आपका कर्सर वेट कर रहा होगा कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन दो और उसका वो आउटपुट दे। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर वेट कर रहा था, मैंने लिख दिया। अब इसको जो 3 एरो दिख रही है ना, इसको पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसके बाद आपका कर्सर वेट कर रहा होगा। मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया 2 + 5। ठीक है, जैसे एंटर मारा उसने आउटपुट दे दिया 7, तभी की तभी। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मैंने इनिशियलाइज किया s = 13 और जैसे ही मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा अभी,
कर्सर दोबारा यहाँ पे वेट करेगा, क्योंकि मैंने प्रिंट का तो कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है, मैंने तो अभी इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने क्या किया, दोबारा लिख दिया कि भाई एस को हमें डिस्प्ले करना है और एंटर मार दिया, तो यहाँ पे ये 13 आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, S+20 कर दिया और जैसे ही मैंने एंटर किया वहां पे 33 डिस्प्ले हुआ। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान देने वाली बात है कि कमांड, पिछली वाली कमांड में मैंने इनिशियलाइज किया था s इज इक्वल टू 13 और अगली कमांड में अगर मैं s को यूज कर रही हूँ तो ये पिछली वाली ही वैल्यू ले रहा है। मतलब जो पीछे की कमांड्स है ऐसा नहीं है वो भूल गया है, वो सारी चीजें याद रख रहा है। ठीक है, जो भी आपने पीछे की कमांड्स दी है वो सब उसे याद है, वो सब उसके पास सेव्ड है। अब इसका एडवांटेज क्या है इंटरैक्टिव मोड का, कि अगर मान लो आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, और किसी कोड को टेस्ट करना है, किसी लाइन को टेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप लिखो पाइथन प्रॉम्प्ट पे वो कमांड लिख दो और जैसे ही आप एंटर करोगे उसका आउटपुट आ जाएगा। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो आपको इधर ही पता चल जाएगा, मतलब पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी जगह पे डाउट होगा उसी को लिखो, एंटर करो, आ जाएगा कि एरर है कि नहीं है। ठीक है, अब कुछ डिसएडवांटेज हैं इस इंटरैक्टिव मोड के। क्या डिसएडवांटेज है, पहला, ध्यान से सुनना देखना, इंटरैक्टिव मोड डजंट सेव द कमांड्स यू एंटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं कि इंटरैक्टिव मोड कैन नॉट सेव द कमांड्स। अब यहाँ पे देखो, हमने जो ये कमांड दी है S+20, इनिशियलाइज तो हमने पहले किया था ना, मतलब उसको याद तो है, वो सेव तो कर रहा है। ठीक है, तो जो कमांड्स है वो प्रोग्राम की फॉर्म में सेव्ड नहीं है। अब प्रोग्राम क्या होता है, इट इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ देखो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ है, बीच में यहाँ आउटपुट आ गया, फिर यहाँ आउटपुट आ गया। इंस्ट्रक्शन तो मेरी ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, बट बीच में क्या आ रहा है, आउटपुट भी आ रहे हैं ना। तो जो हमने जो चीजें लिखी है वो एक प्रोग्राम की फॉर्म में नहीं है, सेव तो वो हो रही है लेकिन नॉट इन अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। अब देख लो, सेव करने का तरीका भी होता है, जैसे जो पाइथन GUI है वो आपको एज अ जो इंटायर सेशन जो आप भी ये सब कर रहे हो ये सेव कर सकते हो आप, एज जो स्क्रीन दिख रही है एज इट इज, जस्ट लाइक अ स्क्रीनशॉट, ऐसे आप सेव कर सकते हो। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है कि जो आउटपुट जो आपके आ रही हैं वो सैंडविच की तरह आ रहे हैं, मतलब कहीं इंस्ट्रक्शंस हैं, कहीं आउटपुट है, फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन, फिर दोबारा आउटपुट, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि एक सैंडविच की फॉर्म है, आउटपुट बीच बीच में आउटपुट आए जा रहे हैं, इसको समझने में भी डिफिकल्टी होती है। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, जिसमें हम प्रोग्राम की फॉर्म में सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें आएंगे, प्रोग्राम की फॉर्म में आप प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो अब स्क्रिप्ट मोड देख लेते हैं फटाफट से क्या होता है स्क्रिप्ट मोड। जो मल्टीपल इस मोड में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एक साथ लिखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट मॉड्यूल, या इसी को हम प्रोग्राम फाइल कह देते हैं। ठीक है, एक साथ सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। तो वो कैसे लिखी जाती है, एक बार ये देख लो, मैंने पिछले उसमें भी लिखा हुआ था कि स्टार्ट बटन पे जाना है तुम्हें, ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, वहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस में मिलेगा कि तुम्हारा कौन सा पाइथन का वर्जन है, उस पर क्लिक करना, फिर आइडियली पे क्लिक करना, जो तुम्हारा पाइथन का GUI है वो खुल जाएगा, मतलब पाइथन शेल खुल जाएगा, जो कि मैंने इससे पहले बनाया हुआ था वो खुलेगा। ठीक है, अभी तो मैंने रब कर दिया है, आपके नोट्स में हो तो उसमें देख लेना। ठीक है, वो खुल जाएगा। उसमें क्या करना है, उसमें ऑप्शन था यहाँ पे फाइल, जो सेकेंड बार था, जो इससे पहले मैंने ड्रॉ कर रखा था, तो उसमें यहाँ पे फाइल ऑप्शन था, फाइल में जाके आपको न्यू सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप न्यू सेलेक्ट करोगे आपका एक और विंडो खुल जाएगा जिसमें आप ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हो। आपका कर्सर यहाँ पे वेट कर रहा होगा, ऐसा कुछ खुलेगा, उसके बाद ये विंडो खुलेगी और आपका कर्सर यहाँ पे वेट कर रहा होगा। ठीक है, और आप कितने ही लाइन का इंस्ट्रक्शंस इसमें लिख सकते हो, कितने ही लाइन का प्रोग्राम इसमें लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, मतलब अभी तक मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया इस प्रोग्राम का। ये देखो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपके सिलेबस में भी है, राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैंने ये लिख दी। अब मुझे सेव करना है। अब पाइथन के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो .py एक्सटेंशंस के साथ सेव होंगे। ठीक है, तो मान लो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मैं इसको फर्स्ट के नाम से सेव कर सकती हूँ .py। ठीक है, मुझे सेव कैसे करना है, इस फाइल में जाके मेरे पास सेव का ऑप्शन आएगा, वहां पे सेव कर देना है। नाम मुझे फर्स्ट या जो भी नाम आप देना चाहते हो वो दो, और लास्ट में py एक्सटेंशन जरूर होनी चाहिए।
ठीक है। अब py एक्सटेंशन हमने दे दी। अब रन कैसे करना है, रन के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है रन, इसमें जाओगे रन मॉड्यूल करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। एक और सेपरेट विंडो खुल जाएगी आपके पास, एक सेपरेट पाइथन शेल खुल जाएगा, जो पहले बनाया था वही वाला पाइथन शेल खुल जाएगा और उसमें आपका आउटपुट शो होगा। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपके कीबोर्ड में F5 की होती है, उसको भी आप प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप प्रेस करोगे ये प्रोग्राम आपका पाइथन शेल में रन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये स्क्रिप्ट मोड हो गया, इंटरेक्टिव मोड हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। ठीक है। यही क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, एडवांटेजेस बता दो, डिसएडवांटेजेस बता दो। और इससे पहले भी हमने पढ़ा है, उसमें भी यही कि पाइथन के फीचर्स क्या हो सकते हैं। असली चीज़ें हैं जो इसके बाद शुरू होंगी, अभी तक इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकता, एग्जामिनर ज़्यादा बना नहीं पाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी कि पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो मान लो इंग्लिश में आपको कोई पैराग्राफ लिखना है या सेंटेंस लिखना है, तो आप क्या क्या यूज़ करोगे। आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो A to Z कोई भी। ठीक है। फिर आप फुल स्टॉप यूज़ करोगे, आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हो, और भी सिंबल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसे ही पाइथन में प्रोग्राम लिखने के भी, पाइथन के पास भी क्योंकि एक लैंग्वेज है, एक कैरेक्टर सेट है इसके पास। आप क्या क्या सिंबल्स, क्या क्या कैरेक्टर यूज कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले हम उससे पहले एक और चीज की बात कर लेते हैं। आईपीओ साइकिल हमें सबको पता है, जब हमने एल्गोरिदम पढ़ा था कि कुछ इनपुट होता है, ठीक है, उस पर हम कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। अब ये जो प्रोसेसिंग है, इसको करने के लिए, इस प्रोसेसिंग को गवर्न करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं कि भाई इस प्रोसेसिंग में करना क्या है, हमें ये तो बताओ, और वो बताने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गवर्न द प्रोसेसिंग। ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या करना है वो बताएगा आपको प्रोग्राम। ठीक है। अब प्रोग्राम लिखना किस में है, पाइथन लैंग्वेज में लिखना है। उस लैंग्वेज में लिखना है तो उसका कैरेक्टर सेट भी हमें पता होना चाहिए। तो आओ देख लेते हैं। कैरेक्टर सेट, सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है। पाइथन जो है वो यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज करता है। इसका मतलब क्या है कि हर कैरेक्टर का, पाइथन के अंदर जो भी वैलिड कैरेक्टर्स हैं उनका कुछ कोड इंटरनली स्टोर होता है, उसका कुछ कोड होता है। ठीक है। जो कि यूनिकोड एनकोडिंग, जैसे एस्काई कोडिंग सिस्टम है हमारा, एस्काई इसी का सबसेट मान लो। एस्काई में क्या है, ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को की कोडिंग की गई है या उसको एनकोड किया गया है। इसमें जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स लिए गए हैं। ठीक है। तो पाइथन में क्या वैलिड कैरेक्टर्स सेट हमारे पास है। पहला उसमें लेटर्स है सारे A to Z, कैपिटल में भी और लोअर केस में भी। डिजिट्स हैं 0 to 9 डिजिट्स हैं हमारे पास। कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है। ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, और भी सारे ये पावर के लिए यूज होता है। ठीक है। ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, फिर नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, और अंडरस्कोर भी है जो कि लास्ट में लिखा हुआ है। ये सारे स्पेशल सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। अब व्हाइट स्पेसेस भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। व्हाइट स्पेस में ब्लैंक स्पेस आ गया, टैब आ गया, ठीक है, कैरेज रिटर्न आ गया, आपका न्यू लाइन वाला, फॉर्म फीड, ये सारे आपके व्हाइट स्पेसेस में आते हैं। कुछ और एक आध कैरेक्टर्स हैं जो छूट गए होंगे, ठीक है, उनको अदर कैरेक्टर्स में यहाँ पे लिख दिए। पाइथन कैन प्रोसेस ऑल एस्काई एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स। जितने भी एस्काई एनकोडिंग सिस्टम में आपने कैरेक्टर्स एनकोड किए हुए हैं या यूनिकोड एनकोडिंग सिस्टम में किए हुए हैं, वो सारे कैरेक्टर्स को आप पाइथन कैरेक्टर्स सेट में या पाइथन में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। एवरी कंपोनेंट ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज क्रिएटेड यूजिंग कैरेक्टर सेट। ये जो कैरेक्टर सेट मैंने आपको बताया है, लेटर्स हो गए, डिजिट्स हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए, इन्हीं को मिला जुला के, इन्हीं को यूज करके हम जो है वो पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में चाहे एक्सप्रेशंस हो, चाहे कोई नॉर्मल स्टेटमेंट देनी हो, चाहे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट देनी हो, सब इन कैरेक्टर सेट्स को या इन कैरेक्टर सेट को यूज करके लिखा जाएगा। ठीक है। सो अभी तक हमने बात की है पाइथन के कैरेक्टर सेट की। अब हम बात करेंगे टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें अल्फ़ाबेट्स है A to Z। क्या इन अल्फ़ाबेट्स का इंडिविजुअली कोई मतलब है। मान लो मैं एक अल्फ़ाबेट उठा लूँ L, या एक अल्फ़ाबेट उठा लूँ S, इनका इंडिविजुअली कोई मतलब है L या S का।
अनलेस एंड अनटिल मैं इनका कोई वर्ड नहीं बनाती, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स मिला के कोई वर्ड नहीं बनाती, तब तक इनका कोई इंडिविजुअली मतलब नहीं है। ऐसे ही टोकन्स है पाइथन लैंग्वेज में, इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जो खुद में इंडिविजुअल हो, खुद में उसका कुछ मतलब हो, उसे हम टोकन्स कहते हैं, और उसे हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम। तो अगर एग्जाम में लेक्सिकल यूनिट, व्हाट इज लेक्सिकल यूनिट कोई पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम यहाँ, मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, इंग्लिश का एक एग्जाम्पल लिखा है, हुर्रे आई वॉन्ट द मैच। अब इसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये वर्ड भी है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, फुल स्टॉप भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए टोकन्स जो हैं वो 5 टाइप के होते हैं। पाइथन में 5 तरह के टोकन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम समझेंगे बारी बारी कि क्या होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, पाइथन प्रोग्राम। मैं चाहती हूँ आप इसका टोकनाइजेशन करें। टोकनाइजेशन क्या होता है? मतलब टोकन्स में डिवाइड करना, ठीक है। इसमें मुझे बताना है कि कितने टोकन्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में 1 मार्कर में, कि कोई भी प्रोग्राम दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लेंगे कि इसका टोकनाइजेशन करो, या फिर ये बोल देंगे हाउ मेनी टोकन्स आर देयर इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो मान लो इसका हम करते हैं। इसमें ना आपको 2 चीज़ें ही ध्यान में रखनी होती है। पहला कि कमेंट्स जो है वो टोकन्स नहीं होते। यहाँ पे देख लो, मैंने कहीं पे भी कमेंट्स नहीं लिखा। कमेंट्स को हम टोकनाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो ये कमेंट तो इग्नोर हो गया, कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब नेम क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, तो ये फर्स्ट टोकन हो गया। इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, ये सेकंड टोकन हो गया। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। डबल कोट भी एक क्या है? स्पेशल सिंबल है, ये भी थर्ड टोकन हो गया। अब जो स्ट्रिंग के जो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसको हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं। पाइथन को फर्क नहीं पड़ता कि आप डबल कोट्स में डिजिट्स लिख रहे हो या आप स्पेशल सिंबल कोई लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने डबल कोट्स लगा दी, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हो गई है, और जब आप डबल कोट एंड करोगे तो वो स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस स्ट्रिंग को इंडिविजुअल टोकन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमारे ये टोकन हो गया 4, ये टोकन हो गया 5, मार्क्स भी एक वेरिएबल है, ये हो गया 6, इक्वल टू ऑपरेटर है, ये हो गया 7, ये 8, एज इज 9, ये 10 और ये 11। प्रिंट जो है वो एक कीवर्ड है, ठीक है, एक रिजर्व वर्ड है, तो ये भी एक टोकन हो गया, ये एक टोकन हो गया, 12 हो गया था, 13। फिर डबल कोट्स एक और टोकन हो गया, ठीक है। ये स्ट्रिंग आ गई पूरी, हमें नहीं फर्क पड़ता कि अंदर क्या लिखा है, हम इसको 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। ये होगी 15, ये 16, ऐसे ही कॉमा 17, ऐसे ही पूरा कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और ये आपके नंबर ऑफ टोकन्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम सारे टोकन्स जो भी पाइथन में टोकन्स है, कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, ये सब हम पढ़ेंगे। अब टोकन्स में जो सबसे पहला आता है वो है हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग, ठीक है, रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास रिजर्व्ड होते हैं, इनका कुछ स्पेशल पर्पस होता है, इनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, और इसलिए ही ये यूज होते हैं, इसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें इज हो गया, वॉज या वर, ये जो वर्ड्स हैं ये आप किस लिए यूज करते हो? ताकि आप सेंटेंस का टेंस बता सको कि पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है ना। तो ऐसे ही पाइथन में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कीवर्ड कहते हैं। टोटल हमारे पास 33 कीवर्ड्स हैं पाइथन के पास, और ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। अब ऐसे मत करना कि याद करने बैठ जाओ इन सबको, फॉल्स ट्रू ये सब पूरे दिमाग में 33 याद करने लग जाओ, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लो आपसे टोकन्स पूछ ही लिया तो आप उसमें 1-2 ही कीवर्ड का एग्जाम्पल लिखोगे कि ट्रू होता है, फॉल्स होता है, यील्ड होता है, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। मैक्सिमम यही क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में भी, वो भी कि इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा कीवर्ड है। तो अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो वहां आप इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये 33 कीवर्ड्स हैं, फॉल्स, नन। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, तो फॉल्स और फॉल्स
दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो कीवर्ड है वो हमारा ये वाला फॉल्स है जिसमें कैपिटल एफ आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि फॉल्स में कैपिटल आता है, एन में कैपिटल एन आता है, ट्रू में कैपिटल टी आता है, ठीक है। बाकी सब में ये जो स्मॉल है, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि किसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, किसमें स्मॉल है। कुछ आप लोग ध्यान रख लेना जो कम यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि लैम्डा हो गया, नॉन लोकल हो गया, यील्ड हो गया, रेज हो गया, ये सारे कीवर्ड्स कम यूज होते हैं, तो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है और आपके भूलने के चांसेस ज्यादा है कि आप भूल जाओ कि ये कीवर्ड है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा टोकन है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को हम बोल सकते हैं जैसे नामकरण करना, ठीक है। तो देख लेते हैं। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड एज जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम्स। नाम के लिए यूज किए जाते हैं ये। किसका नाम देना है अभी हमें, मान लो किसी वेरिएबल का नाम देना है, किसी क्लास का, ऑब्जेक्ट का, फंक्शन का, कोई लिस्ट बना दी है उस लिस्ट को नाम देना है, ठीक है, ठीक है। कोई डिक्शनरी बनाई है उसको नाम देना है। तो इन सबको अगर हमें नाम देना है तो हम आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब नाम रख रहे हैं तो नामकरण के कोई रूल्स भी होते हैं, जैसे हमारे में होते हैं कि भाई इस डेट को पैदा हुआ है तो इससे नाम शुरू होना चाहिए। तो ऐसे आइडेंटिफायर्स नाम रखने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं पाइथन में, वो हमें फॉलो करने होते हैं। पहला क्या है कि इसमें सिर्फ लेटर्स और डिजिट्स होंगे, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। लेटर्स एंड डिजिट्स ए से लेके जेड तक लेटर्स हो सकते हैं और 0 से लेके 9 तक हमारे पास डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही होंगे। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। जैसे हमारा जब नामकरण होता है तो होता है ना कि पहला अक्षर यही होना चाहिए, तो ऐसे इनके में भी यही होता है कि जो पहला कैरेक्टर है वो या तो लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है, तो अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो और किसी नाम को आप कैपिटल में लिख रहे हो तो ये दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। कैन बी ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। लेंथ आप कितनी भी रख सकते हो, कितना भी बड़ा नाम रख सकते हो, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। जो रिजर्व वर्ड्स हमने पढ़े हैं, जो कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं, वो यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर्स, क्योंकि फिर जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या जो एग्जीक्यूशन होगा जब, तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो हमारा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये कीवर्ड लिखा है या ये आइडेंटिफायर है, ठीक है। कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेस वगैरह नहीं हो सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर, बस अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ मैंने वैलिड और इनवैलिड आपको आइडेंटिफायर्स दी हैं। जैसे यहाँ पे डाटा है, ठीक है, सब ठीक है, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी क्या है आपके पास, लेटर है, ठीक है। उसके बाद 9 7 अंडरस्कोर यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग अंडरस्कोर से हो रही है, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो फर्स्ट कैरेक्टर में, हाँ कर सकते हो, ये भी वैलिड है। अब ये इनवैलिड क्यों है, पहला वाला इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइफन यूज किया है बीच में, ये अंडरस्कोर नहीं है, ये हाइफन है। तो देयर कांट बी एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो यहाँ पे अंडरस्कोर तो है नहीं, तो ये इनवैलिड होगा, हमने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डाल रखा है। फिर यहाँ पे भी एक स्पेशल कैरेक्टर है डॉट, तो ये भी जो है हमारे पास आइडेंटिफायर नेम नहीं हो सकता। ब्रेक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेक एक कीवर्ड है, तो ये ऑलरेडी एक रिजर्व वर्ड है, इसको भी हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। अब यहाँ पे मैंने 10 लॉक लिखा है। 10 लॉक क्यों नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है वो या तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, या तो हमारा लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, ये है डिजिट, इसलिए ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो आज हमने देखा पाइथन लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले पाइथन के फीचर्स क्या हैं, फिर पाइथन में प्रोग्राम लिखने के 2 मोड कौन कौन से हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। उसके बाद हमने पाइथन के कैरेक्टर सेट की बात की, फिर हमने टोकन्स की बात की। टोकन्स में अभी हमने 2 कवर किए हैं, कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स। अभी हमारे पास 3 और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर मैं इसमें करती तो बहुत लंबी वो वीडियो हो जाती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।